मैं हर्षंत शर्मा कृष्णम प्रोडक्शन की तरफ से प्रस्तुत करते हैं विक्रम बेताल की पहली कहानी दोष किसका। तो सुनो राजा विक्रमादित्य। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, वाराणसी में प्रताप मुकुट नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा शासन करता था। उसकी एक पत्नी और एक पुत्र था। पुत्र का नाम था ब्रजमुकुट। ब्रजमुकुट की अपने ही राज्य के प्रधानमंत्री उसका पुत्र जिसका नाम था रत्नराज, उससे बड़ी गहरी दोस्ती थी। अच्छा। भाई दोनों साथ साथ उठते, साथ साथ खाते पीते, यहाँ तक कि शिकार खेलने भी साथ साथ जाते। एक दिन की बात है, दोनों शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में गए और वहीं पर राजकुमार को एक हिरण दिखा और उस हिरण को देखते ही राजकुमार ने अपना घोड़ा सर पर दौड़ा दिया। लेकिन मंत्री पुत्र तो पीछे रह गया। अरे राजकुमार तो बस भागता ही चला गया और किन किन गली कुचों में जाता और कहां पहुंचता इसका राजकुमार को भी पता न चला। और चौंका तब जब उसका घोड़ा एक बड़े ही सुंदर उद्यान के पास आकर रुक गया और पूरी तरह से हाफ। अब राजकुमार ने भी देखा कि उसका जो हिरण है वो तो कहीं ओझल हो गया। तो राजकुमार ने अपने घोड़े को पास के वृक्ष पे बांधा और उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। तभी अचानक राजकुमार के कान में एक आदमी का स्वर। हे राहगीर, तुम कौन हो जो बिना आज्ञा के इस बगीचे में घुसा है? देखो, राजकुमारी संध्या पूजन के लिए आने वाली है और यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं, इसलिए यहाँ से चलते बनो। अरे चलो भाई, सुनो ना मेरी बात। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, राजकुमारी के आने से पहले चला जाऊंगा। दरअसल वो आदमी उस उद्यान का माली था। राजकुमार के ये कहने पर वो निश्चिंत होकर वहां से चला गया। अब राजकुमार भी उठा और अपने घोड़े को दुरुस्त करने लगा। लेकिन संयोग देखिए कि उसी समय राजकुमारी अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर की ओर निकल पड़ी। और राजकुमार उस राजकुमारी को देख के ही स्तब्ध रह गया। वही हाल राजकुमारी का भी था। एकाएक वो अपने होश में आई और अपनी सखियों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली, उसने राजकुमार को वहीं पर खड़े पाया। राजकुमार को वहां देखकर उसने एक इशारा किया। उसने अपने जूड़े में लगा कमल का फूल निकाला, अपने कान से छुआ, फिर दांत से कुतरा और फिर पैर के नीचे रखा और सबसे अंत में उसने उस फूल को अपने सीने से लगाया और वहां से चली गई। अब राजकुमार तो उसकी मनमोहक सूरत को भुला ही नहीं पा रहा था। वो तो बिल्कुल दीवाना सा हो गया था। अचानक से राजकुमार को पता नहीं क्या हुआ और वो सोच में पड़ गया और वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया उदास होकर। उतनी ही देर में उसका मित्र रत्नराज वहां पहुंचा। अब मित्र से तो मित्र के मन की बात छुप नहीं सकती, तो उसने पूछा, अरे मित्र, क्या हुआ, उदास क्यों? अरे क्या हुआ? अरे भाई बोलो भी। राजकुमार ने अपने मित्र से राजकुमारी के कमल की फूल वाली सारी हरकत बयान कर दी। अरे वाह वाह, अरे वाह मित्र, क्या बात बताई है, वाह बहुत अच्छे मित्र, वाह 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 वाह। क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या है? अरे मित्र, वो तुमसे प्रेम करती है। क्या कहा? प्रेम करती है, प्रेम। प्रेम करती है? हाँ। पर तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? अरे मित्र, उसने सबसे पहले फूल को अपने कान से लगाया। हाँ। इसका मतलब है वो कर्नाटक राज्य की रहने वाली है। फिर दांत से कुतरा। हाँ। जिसका अर्थ है कि वो राजा दंतवान की पुत्री है। हाँ। फिर पैर के नीचे रखा। हाँ। इसका मतलब उसका नाम पद्मावती है। हाँ। और सबसे अंत में उसने अपने सीने से लगाया। इसका अर्थ है कि वो तुमसे प्रेम करती है। हाँ। अब राजकुमार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, तब तो हमें जरूर कर्नाटक की राजधानी की तरफ कूच करना चाहिए। अरे बिल्कुल मित्र। और दोनों मित्र बात करते करते कर्नाटक राजधानी की ओर चल दिए। हवा से बातें करते हुए दोनों कर्नाटक राजधानी में पहुंच गए। और दोनों ही कर्नाटक राज्य पहुंच गए। अब राज्य पहुंचने पर राजकुमारी तक पहुंचने का तरीका भी तो पता करना था। तो पता करने पर यह पता चला कि राजकुमारी का पालन पोषण एक मालिन ने धाय बनकर बचपन से किया है और वो बूढ़ी मालिन आज भी राजकुमारी से मिलने एक बार अवश्य जाती है। दोनों बूढ़ी मालिन के घर पहुंचे। तुम जाओ। अरे जाओ।
नमस्ते माई। वो हम क्या है कि ये दंतवान नगरी देखने के बड़े इच्छुक थे, तो क्या हम आपके यहाँ ठहर सकते हैं? अब ठहर सकते हो? अरे बेटा, ठहरना है तो किसी सराय या धर्मशाला में जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? माई, अब मंत्री पुत्र बड़ा चतुर था। अब माई क्या है कि हमारा संबंध एक पड़ोस के राजघराने से है और हमारे पास असबाब की कमी तो है नहीं, तो अब कहीं और रुकना हमें थोड़ा ठीक नहीं लगता। यदि आप कहें तो हम माई, नहीं तो कहीं और देखें। बूढ़ी मालिन मंत्री पुत्र की बातों में आ गई और बोली, हाँ ठीक है बेटा, मैं भी वैसे यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ, तो तुम यहाँ पर ठहर सकते हो, मगर मेरे पास क्या नौकर चाकर नहीं है, तो अपने काम तुम्हें स्वयं ही करने पड़ेंगे। हाँ माई, हाँ, तो दोनों के दोनों वही ठहर गए। अब बूढ़ी मालिन का एक नियम था, वो राजकुमारी से मिलने सुबह या शाम एक बार अवश्य जाया करती थी। एक दिन मंत्री पुत्र ने बुढ़िया को बड़े खुश मिजाज में देखा। माई, हमारा एक काम कर देंगी आप? काम? कैसा काम बेटा? कुछ नहीं माई, वो राजकुमारी तक हमारा एक छोटा सा संदेश पहुंचाना है बस। राजकुमारी तक संदेश? कैसा संदेश बेटा? अरे इतना ही माई कि जिसने उसे बगीचे में देखा था वो आ पहुंचा है। ठीक है बेटा, मगर राजकुमारी कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी? नहीं माई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझ पे भरोसा है आपको। और ये सुनकर बुढ़िया राजमहल की ओर चली गई, मगर 1 घंटे बाद बुढ़िया बड़ी घबराई हुई वापस आई और बोली, अरे बेटा, ये तुमने क्या कहा? तुमने तो मुझसे कहा था कि राजकुमारी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उसने तो मुझे चंदन से भरा थप्पड़ मारकर बाहर धकेल दिया। अब राजा न जाने मुझे क्या दंड देंगे। ये सुनकर राजकुमार तो बुरी तरीके से घबरा गया। क्या बात कर रहा है? लेकिन उसका मित्र रत्नराज अरे पर तुम हंस क्यों रहे हो, ये तो बताओ। अरे मित्र, इस प्रकार उसने अपना संदेश भेजा है। संदेश? कैसा संदेश? कि 5 रोज चांदनी की बीतने के बाद वो तुम्हें अपना संदेश भेजेगी मिलने के लिए। और ये सुनकर राजकुमार की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। भाई, राजकुमारी से मिलने की कल्पना करते उसका दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। 5 दिन गुजर गए। 6ठे दिन जब बूढ़ी मालिन किले से वापस आ रही थी, तो उसके गाल पर आधा शाह का थप्पड़ छपा था और उसने बताया कि राजकुमारी ने उसे पश्चिमी द्वार की ओर धकेला। इसका अर्थ है मित्र कि राजकुमारी ने तुम्हें आधी रात में किले के पश्चिमी द्वार पर बुलाया है। राजकुमार तो प्रफुल्लित हो उठा। अब जैसे तैसे आधी रात बीती, राजकुमार किले के पश्चिमी द्वार पर पहुंच गया और उसके पहुंचते ही राजकुमारी ने उसे किले के भीतर बुला लिया। पूरी रात गुजर गई, लेकिन जब सुबह राजकुमार लौटा तो बहुत ही उदास था। अरे मित्र, प्रेमिका से मिलने के बाद तो आदमी खुश होता है, और तुम क्या मुंह लटकाए बैठे हुए हो? इतने उदास क्यों? जाने दो मित्र। अरे क्या हुआ? मित्र, राजकुमारी मुझसे बेहद प्यार करती है, मगर हमारा विवाह नहीं हो सकता। अरे जब प्रेम करती है तो विवाह क्यों नहीं हो सकता भाई? ये क्या बात हुई? नहीं पता। अरे बोलो तो सही, हुआ क्या? अरे उसके पिता ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ मित्र, उसने दोबारा तुम्हें मिलने के लिए कब बुलाया है? कल। तो मुझे एक रात का समय दो, मैं कुछ ना कुछ सोचकर तुम्हें अवश्य बताऊंगा। अब मंत्री पुत्र पूरी रात सोचता रहा और राजकुमार की तो हालत ही खराब। वो बस बिस्तर पर पड़ा पड़ा करवटें बदलता रहा। उसका दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। बस ये सोच रहा था कि किसी तरह से उसके पंख लग जाए, वो राजकुमारी को उड़ाकर कहीं ले जाए जहां कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। मगर मैं जानता था कि ये सब संभव नहीं था। अगले दिन जब राजकुमार जाने लगा तो मंत्री पुत्र ने कहा, ये लो त्रिशूल, और राजकुमारी की जान में चुभोकर उसके सारे जेवर उतार ला। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसे तो वो घायल हो जाएगी। अरे मैं जानता हूं वो घायल हो जाएगी, लेकिन मैं जैसा कहता हूं बस वैसा करो। नहीं,
हाँ नहीं, हाँ। ठीक है, जाता हूँ। बस राजकुमार उसके कहे अनुसार वही कार्य करके लाया। जैसे ही वो जेवर लेकर लौटा, मंत्री पुत्र ने खुद साधु का वेश धारण किया और राजकुमार को भी वैसा ही वेश धारण करवाया। अच्छा। और दोनों जंगल में जाकर एक कुटिया बनाकर धूनी रमाकर बैठ गए। मंत्री पुत्र बोला, एक काम करो, ये जेवर बाजार में बेच आओ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसे तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। अरे यही तो मैं चाहता हूँ मित्र, कि तुम गिरफ्तार हो जाओ। हैं? हाँ, तो जब गिरफ्तार हो जाओ तो राजा के सिपाही जो भी पूछे उनसे कहना ये जेवर मेरे गुरु ने दिए हैं, बाकी मैं सब निपट लूंगा। अब राजकुमार को मंत्री पुत्र की बात पर पूरा भरोसा हो गया था। आखिर में वो सब ये उसकी भलाई के लिए तो कर रहा था। उसने बिल्कुल वैसा कहा जैसा मंत्री पुत्र ने कहा था। वो जेवर लेके वो उसी जौहरी के पास गया जो राज परिवार के लिए जेवर बनाया करता था। जौहरी उस जेवर को देख के पहचान गए। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों ने पूछा, ये जेवर तुम्हारे पास कहाँ से आए भाई? मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे गुरु के पास लेके चलो हमें। हाँ चलिए, मेरे साथ चलिए। बस फिर क्या था, सिपाहियों ने दोनों को पकड़ा और राजा के समक्ष पेश कर दिया। राजा बोला, ये जेवर तुम्हें किसने दिए? महाराज, एक चुड़ैल आई थी, मैंने उसकी जांग में त्रिशूल घुसाकर ये जेवर उतार लिए। चुड़ैल? हाँ महाराज, बड़ी भयानक चुड़ैल थी। तुरंत राजा ने रानी के कमरे में एक गुप्त संदेश भेजा और वहां से तुरंत उत्तर आया कि हाँ, राजकुमारी की जांग में एक त्रिशूल का निशान है। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत राजकुमारी को देश निकाला दे दिया। उसके सिपाही उसे जंगल में छोड़ आए और उन्होंने उस साधुओं को भी छोड़ दिया। बस फिर क्या था, राजकुमार और मंत्री पुत्र ने अपना वेश बदला और राजकुमारी के पास पहुंच गए। लेकिन इस सबसे राजकुमारी बड़ी आहत थी। राजकुमार ने राजकुमारी को सारी हकीकत बयान कर दी कि ये सब प्रपंच उसे पाने के लिए ही किया गया था। राजकुमारी इससे बड़ी प्रसन्न हुई। आखिर में उसे उसके मन का मीत जो मिल गया था। राजकुमारी ने राजकुमारी से विवाह कर लिया और वो उसे अपने राज्य लेकर चला गया, और जहां दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, हालांकि राजकुमारी को उसका मनपसंद वर मिल गया, मगर राजकुमारी को किस बात की सजा मिली? हाँ, वो आरोप तो मिथ्या था, तो उसका दोष किस पर? सिपाहियों पर, मंत्री पुत्र पर, राजकुमार पर या राजा पर? राजन, यदि तुमने जानते पूछते इस प्रश्न का उत्तर ना दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर विक्रमादित्य बोला, तो सुन बेताल, राजकुमार ने जो कुछ किया अपने प्रेम के लिए किया, मंत्री पुत्र ने अपने मित्र के लिए किया, सिपाहियों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। किंतु राजा, जिसने बिना सोचे समझे यह निर्णय लिया कि दोष राजकुमारी का है और उसे राज्य से बाहर कर दिया, इस कहानी का सबसे बड़ा दोषी राजा है, जो बिना सोचे समझे निर्णय करता है। समझा भाई? विक्रम, विक्रम, मैं चला।